इंडिया आज एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां नए नए डिस्कवरीज एक आम सी बात बन चुकी है। कभी स्पेस मिशंस, कभी डिजिटल रेवोल्यूशन, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सप्लोजन। हर कुछ दिन में एक नई अचीवमेंट सामने आ ही जाती है और धीरे धीरे ये सब देखकर हमें आदत सी लग गई है दोस्तों। अब दोस्तों जो भी कोई नया न्यूज आता है तो रिएक्शन क्या होता है? अच्छा, इंडिया ने ये कर दिखाया, चलो ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी कभी कुछ अचीवमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक न्यूज नहीं होता बल्कि एक टर्निंग पॉइंट होता है। एक ऐसा मोमेंट होता है जहां से फ्यूचर का डायरेक्शन आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। और आज का टॉपिक दोस्तों बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि जब भी इंडिया में कोई बड़ी डिस्कवरी होती है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो हम अक्सर सुनते हैं अमेरिका और चाइना के बाद भारत ने भी ये कर ही दिखाया, या फिर दुनिया के सिर्फ 4-5 कंट्रीज के पास ही ये टेक्नोलॉजीज है और अब इंडिया भी उनमें शामिल हो गया है। मतलब दोस्तों हम प्रोग्रेस तो कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं कंपैरिजन हमेशा रहता है। लेकिन इस बार दोस्तों इंडिया ने सिर्फ डिस्कवरी नहीं की है, बल्कि इस बार इंडिया ने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो एनर्जी को सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करता बल्कि खुद अपना फ्यूल भी बनाता है। मतलब जितना आप यूज करोगे उतना ही ये और पावर्ड हो जाएगा। और अगर आप इस बात को थोड़ा गहराई से समझेंगे तो ये आपको टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ये इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी मास्टर स्ट्रोक दिखेगा। एंड ये दोस्तों एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ प्रेजेंट को नहीं बल्कि अगले 100 सालों को, हमारे फ्यूचर को डिफाइन करता है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शिवम है एंड आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है हमारे इस ज्ञान भरी जर्नी ज्ञानदीप में। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अगर कर दिया है तो तहे दिल से शुक्राना। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो सरफेस लेवल का नहीं है और इसको समझने के लिए हमें साइंस, हिस्ट्री और जियोपॉलिटिक्स तीनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक बेसिक बात आज हमें समझना जरूरी है कि अगर आप दुनिया के किसी भी कंट्री को देखो, चाहे वो यूएसए हो, चाइना हो या फिर कोई और बड़ा कंट्री हो या फिर हमारा अपना इंडिया हो, एक चीज कॉमन मिलेगा, एनर्जी डिमांड। एनर्जी ही वो बैकबोन है जो एक देश का इकोनॉमी को चलाए रखता है। फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट सर्वर्स, सब कुछ एनर्जी पे डिपेंड करता है दोस्तों। और आज का दुनिया में एनर्जी डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन तो नॉर्मली बढ़ ही रहा है, टेक्नोलॉजीज ग्रो कर रही है और लाइफस्टाइल भी इंसान का चेंज हो रहा है। आप अपने आप को देखो। लेकिन दोस्तों आज हम एनर्जी के लिए जिस पे डिपेंडेंट है वो है कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, और इन्हें बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और दोस्तों इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी जुड़े हुए हैं, जिसमें पहला और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये लिमिटेड है। ये नेचर में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है एंड एक दिन खत्म हो ही जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम है पोल्यूशन का, जैसे एयर पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज। आज जो एक्सट्रीम वेदर आप देख रहे हो, चाहे वो हीट वेव्स हो, फ्लड्स हो या फिर ओजोन लेयर का धीरे धीरे पतला होना हो, ये सब कहीं ना कहीं दोस्तों पोल्यूशन का ही रिजल्ट है। ऐसे में दुनिया एक ऐसे ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है जो इन सब प्रॉब्लम से परे हो एंड यहीं पे एंट्री होता है न्यूक्लियर एनर्जी का। दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी सिंपल तो बिल्कुल नहीं है लेकिन पावरफुल बहुत है। अगर हम उदाहरण से समझे तो 1 किलो यूरेनियम इतनी एनर्जी जनरेट कर सकता है जितनी हजारों टन कोल नहीं कर पाएगा। मतलब दोस्तों एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल का है और सबसे बड़ी बात, इसमें कार्बन एमिशन ऑलमोस्ट जीरो है। तो थियोरेटिकली ये तो परफेक्ट सॉल्यूशन लगता है,
लेकिन दोस्तों यहाँ भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि मोस्ट रिएक्टर्स यूज करते हैं यूरेनियम 235 यानी कि यूरेनियम 235, जो कि एक रेयर एलिमेंट है। और अगर दुनिया के सारे कंट्रीज मिलके न्यूक्लियर पे शिफ्ट हो गए तो फिर ये भी दोस्तों लिमिटेड हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भविष्य के लिए। और इंडिया का सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, क्योंकि इंडिया के पास यूरेनियम कम है नेचुरली, लेकिन थोरियम दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा, यानी कि हमारे पास नेचुरली बहुत सारे रिजर्व्स है थोरियम का। और दोस्तों थोरियम को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जा सकता। एक्चुअली थोरियम को यूज़ करने के लिए लंबी चौड़ी प्रोसेसिंग्स लगती है। तो सवाल ये है कि क्या इंडिया अपनी लिमिटेशंस को एडवांटेज बना सकता है? और यहीं पे एंट्री होती है होमी जहांगीर भाभा की, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। वैसे वे एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक ऐसा प्लान डिजाइन किया जो शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि मल्टी डेकेड की स्ट्रेटेजी थी। और इस प्लान को कहा गया इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये एक रोड मैप था स्टेप बाय स्टेप, ताकि इंडिया का फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके। लेकिन दोस्तों स्टेज 1 तो बहुत ही इजी था। इंडिया यूज करता है नेचुरल यूरेनियम का, और इस स्टेज का गोल एनर्जी प्रोड्यूस करना था और साथ में प्लूटोनियम भी जनरेट करना था, जिसे आगे फ्यूल के तौर पे यूज किया जा सके। दोस्तों बता दो कि प्लूटोनियम एक हाईली रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और इंसानों द्वारा निर्मित एक ऐसा मेटल है जिसे एनर्जी के लिए कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब फाउंडेशन तो बिल्ड हो चुका था। अब आता है स्टेज 2, और यही से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये नाम ही बताता है कि फास्ट यानी कि फास्ट रिएक्शन, और ब्रीडर यानी कि फ्यूल क्रिएट करना। और इंडिया का प्रोजेक्ट है दोस्तों प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो कि स्थित है कलपक्कम में। ये सिर्फ एक रिएक्टर नहीं है, बल्कि ये एक एक्सपेरिमेंट है फ्यूचर के ब्लूप्रिंट का। अब दोस्तों पहले ये समझिए कि जो नॉर्मल रिएक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली फ्यूल को जला देते हैं, एनर्जी बनाते हैं फ्यूल जला के, एंड धीरे धीरे फ्यूल खत्म हो जाता है। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एक स्टेप आगे है। फ्यूल को वो सिर्फ यूज नहीं करता, वो फ्यूल को सिर्फ जलाता नहीं है, बल्कि वो मल्टीप्लाई भी करता है। और इसी प्रोसेस का सेंटर होता है इसका पावरफुल कोर, जहां कोर में प्लूटोनियम 239 होता है और सराउंडिंग में यूरेनियम 238 को फास्ट न्यूट्रॉन से एक्सपोज किया जाता है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स रिलीज होता है, एंड ये न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 238 को हिट करता है, एंड हिट करते ही एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जिसमें यूरेनियम 238 पहले 239 बनता है, एंड फिर वो कन्वर्ट होके नेप्टूनियम 239 में कन्वर्ट हो जाता है। एंड दोस्तों फाइनली नेप्टूनियम 239 डीके होके प्लूटोनियम 239 जनरेट करता है। मतलब जो पहले फ्यूल नहीं था वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस के थ्रू फ्यूल बन जाता है दोस्तों। ये सिर्फ दोस्तों एनर्जी जनरेट नहीं करता, बल्कि फ्यूल को मल्टीप्लाई भी कर देता है एक तरह से। ये है न्यूक्लियर दुनिया का रियल रिसाइकलिंग सिस्टम। अब इसका इम्पैक्ट समझना जरूरी है। नॉर्मल रिएक्टर्स नॉर्मली 1 से 2% ही फ्यूल को यूज करते हैं, बाकी वेस्ट हो जाता है। लेकिन हमारे भारत का जो डिस्कवरी है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, वो 60 से 70% फ्यूल को यूज करता है। मतलब सेम रिसोर्स से मल्टीपल टाइम्स एनर्जी जनरेट होता है, और यही एफिशिएंसी गेम को चेंज कर देता है दोस्तों। अब आता है इंडिया का अल्टीमेट प्लान पर, जो कि है थोरियम बेस्ड रिएक्टर का। देखिए इंडिया के पास दुनिया का सबसे ज्यादा थोरियम रिजर्व्स में से एक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थोरियम को डायरेक्टली एज ए फ्यूल नहीं यूज किया जा सकता, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है यूरेनियम 233 में, और ये कन्वर्जन पॉसिबल होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के हेल्प से। मतलब स्टेज 2 एक तरह से ब्रिज है स्टेज 3 के लिए, और स्टेज 3 का मतलब है लॉन्ग टर्म एनर्जी सॉल्यूशन। अब दोस्तों थोड़ा ग्लोबल लेवल पे देखें तो रशिया, फ्रांस, चाइना सब न्यूक्लियर पे काम कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का अप्रोच थोड़ा सा यूनिक है। बाकी सब तो यूरेनियम पे डिपेंडेंट है, लेकिन इंडिया थोरियम पे बात कर रहा है। मतलब इंडिया एक ऐसा एग्जाम दे रहा है कि अगर वो पास हो जाता है तो दोस्तों उसका फ्यूचर ब्राइट है। और दोस्तों ये सिर्फ साइंस का जीत नहीं है, बल्कि ये पूरे जियोपॉलिटिक्स का भी जीत है। क्योंकि सोचिए अगर किसी कंट्री के पास अनलिमिटेड एनर्जी हो तो वो क्या करेगा? वो मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात
वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। एनर्जी इंडिपेंडेंस, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस और काफी सारे फील्ड में वो कई देशों से आगे हो जाएगा। लेकिन रियलिटी अभी भी वैसी नहीं है दोस्तों जैसा हम सोच रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अभी भी परफेक्ट नहीं है। चैलेंजेस कई सारे हैं। रिएक्टर का टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है, कॉस्ट बहुत हाई है, सेफ्टी इश्यूज है और सबसे बड़ा चैलेंज है समय का। नो डाउट ऐसे प्रोजेक्ट्स दशकों ले लेते हैं बिल्ड होने में, लेकिन प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोजेक्ट नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही डिले हो चुका है। तो दोस्तों अंत में यही बोलूंगा कि अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया का एनर्जी सिक्योर बनने का सपना पूरा होने वाला है। इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनेगा दोस्तों। और आम आदमी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि आम आदमी तक लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगा और फिर प्रोडक्शन कॉस्ट कमेगा, प्रोडक्ट्स और चीप हो जाएंगे दोस्तों, आम आदमी तक चीप रेट्स में प्रोडक्ट्स पहुंचेंगे एंड एज ए रिजल्ट इंडिया का इन्फ्लेशन रेट बहुत हद तक कम हो जाएगा और मे बी इंडिया एक नेट एक्सपोर्टर भी बन सकता है इस प्रोजेक्ट के सक्सेस होने के बाद। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक रिएक्टर की नहीं है, बल्कि ये कहानी है विजन की, पेशेंस की। तो सवाल यह है कि क्या इंडिया एनर्जी सुपर पावर बनेगा या फिर ये एक एम्बिशियस ड्रीम बन के रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही कंटेंट्स आपके फीड में आते रहें, उसके लिए हमारे चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए दोस्तों, नॉलेज ही असली पावर है। तो स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड। आज के लिए जय हिंद।